हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको UP-PGD का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार PGD का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। RPSC ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और मध्य प्रदेश तथा साथ ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का और GS का आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। बात की जाए बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स की, तो आपको इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं, तो इनके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। वन लाइनर में रिविजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं ये नोट्स, ये वन लाइनर में आपको मिल जाएंगे। सेकेंड ग्रेड के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। UP-PGD के अगर आप तैयारी कर रही हैं तो इसके भी आपको नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा थिंकर्स के नोट्स आते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं। अभी 31 मई तक ऑफर चल रहा है, जिसमें कुछ छूट दी जा रही है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट, नोट्स एंड GS के प्रैक्टिस सेट में कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 50 प्रश्न हुए थे, उसके बाद के प्रश्न कराए जाएंगे। यहाँ तक देखिए हो गया था। चलिए प्रश्न है, देखिए, अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है वह समूह कहलाता है। अंतः समूह, बाह्य समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह। अपने समूह से अन्य कोई समूह जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, ऐसे व्यक्ति के समूह को हम क्या कहेंगे। अंतर समूह एंड बाह्य समूह का जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, समदर ने दिया है। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा। संदर्भ समूह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संदर्भ समूह की बात हाइमन ने की थी। ठीक है, सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसने की है, हाइमन ने की है। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात किसने की है, ठीक है, समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात किसने की है, समाजशास्त्र में सर्वप्रथम संदर्भ समूह की बात किसने की है, तब यहां पर किसका नाम आएगा, मर्टन। ठीक है, मर्टन का नाम आएगा। और प्राथमिक समूह की अगर हम बात करें, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट, तो ये CH कूले के द्वारा दिया गया है। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन C यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह की रचना करते हैं। यह कथन किसका है। ऑप्शन है विलियम्स, सैडरसन, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, साफिर। बताएं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे समूह की रचना करते हैं, समूह का निर्माण करते हैं। समूह को इस तरह से किसने परिभाषित किया। यहां पर सही क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा C यहाँ पर राइट आंसर होगा। सॉरी, हाँ C, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। अगर सैडरसन की यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, सैडरसन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समूह के कितने प्रकार बताए थे, तीन प्रकार बताए थे समूह के। ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह, ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह और प्रतिनिधिक समूह। ठीक है, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिनिधिक समूह हो जाएगा। ये तीन प्रकार समूह के किसने बताए हैं, सैडरसन ने बताए हैं। वॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वॉर्ड ने समूह के दो प्रकार बताए, ऐच्छिक समूह और अनैच्छिक समूह। ठीक है, ऐच्छिक समूह है और दूसरा अनैच्छिक समूह है। ये किसके द्वारा बताए गए हैं, वॉर्ड के द्वारा बताए गए हैं। एक आपको नाम याद रखना है मैकडूगल का।
ठीक है, मैकडूगल का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने भी समूह के 2 प्रकार बताए हैं। ये कौन से हैं? एक है आपका आकस्मिक समूह और दूसरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य मूलक समूह। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? उद्देश्य मूलक समूह हो जाएगा। आकस्मिक समूह और दूसरा उद्देश्य मूलक समूह हो जाएगा। ये मैकडूगल के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, मिलर की अगर हम बात करें, ठीक है, मिलर की अगर हम बात करें तो मिलर ने भी 2 तरह के समूह की बात की है। एक है उद्रक समूह, उद्रक समूह, और दूसरा क्या हो जाएगा? क्षैतिज समूह। ठीक है, उद्रक समूह है, क्षैतिज समूह है। ये किसने बताए हैं? मिलर ने बताए हैं। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह किसका है? मिलर का है। मैकडूगल ने क्या कहा? आकस्मिक समूह और उद्देश्य मूलक समूह कहा। वॉर्ड ने ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह की बात वॉर्ड ने की है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मर्टन की, तो मर्टन ने भी समूह के 2 प्रकार बताए थे, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। ठीक है, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह ये किसने बताए हैं? मर्टन ने बताए हैं। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सैडरसन ने ऐच्छिक अनैच्छिक प्रातिनिधिक समूह की बात की है और केवल ऐच्छिक 2 ये वॉर्ड के द्वारा बताए गए हैं। मिलर ने उद्रक और क्षैतिज समूह की बात की। मैकडूगल ने आकस्मिक और उद्देश्य मूलक समूह की बात की। मर्टन ने सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह की बात की है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, इस विचारधारा को किसने प्रतिपादित किया? डब्ल्यू समनर, C.H. कूले, मैकएवर एंड पेज, बोगार्डस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, इस विचारधारा को किसने दिया? किसने कहा प्राइमरी ग्रुप के बारे में? ये प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, ये बात किसके द्वारा की गई है? किसने कहा है? कूले ने कहा है। ठीक है, कूले ने कहा है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकएवर की अगर हम बात करें तो मैकएवर ने सामाजिक संरचना की इकाई कहा है। किसे कहा है? सामाजिक संरचना की इकाई किसे कहा है? प्राथमिक समूह को। ठीक है, सामाजिक संरचना की इकाई कहा है प्राथमिक समूह को मैकएवर एंड पेज ने। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? कूले का है। प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोशिका है, ये किसने कहा है? C.H. कूले ने कहा है। अगस्त कॉम्ट की अगर हम बात करें तो अगस्त कॉम्ट ने परिवार को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया। ठीक है, परिवार क्या है? समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, ये किसका कहना है? ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर कूले राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने प्रसिद्ध पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया लिखी? ऑप्शन है हट्टन, इरावती कार्वे, मजूमदार, गुहा। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी पुस्तक है? राइट आंसर क्या होगा? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया किसकी है? इरावती कार्वे की है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कब आती है? 1953 में आती है। ठीक है, एक इरावती कार्वे की पुस्तक का नाम है हिंदू सोसाइटी। ठीक है, हिंदू सोसाइटी नाम है, हिंदू सोसाइटी है, जो कि 1961 में आती है। ठीक है, 1961 में आती है। इस पुस्तक में जाति व्यवस्था की बात की है। ठीक है, जाति व्यवस्था की बात की है और जाति व्यवस्था की 2 विशेषताएं इन्होंने बताई थी मुख्य। ठीक है, 2 विशेषताएं जाति व्यवस्था से संबंधित इरावती कार्वे के द्वारा बताई गई हैं। एक विशेषता इनकी क्या है? परंपरागत व्यवसाय है। ठीक है, परंपरागत व्यवसाय हो जाएगा। दूसरा क्या है? अंतर्विवाह। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? अंतर्विवाह हो जाएगा। ये इरावती कार्वे के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर आप विकल्प में देख रहे हैं हट्टन। हट्टन की पुस्तक का नाम क्या है, जो एग्जाम्स पे कई बार पूछी जाती है? ठीक है, कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? हट्टन की पुस्तक है। ठीक है, कास्ट इन इंडिया किसकी पुस्तक है? हट्टन की पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पर आप मजूमदार को देख रहे हैं। ठीक है, मजूमदार के द्वारा क्या कहा गया था जाति के बारे में? मजूमदार ने जाति को क्या कहा था? जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति को एक बंद वर्ग किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था। ठीक है, मजूमदार की अगर हम बात करते हैं तो मजूमदार ने हो और कानपुर पर इनका अध्ययन है। ठीक है, हो जनजाति और कानपुर पर इन्होंने क्या किया है? अध्ययन किया है, स्टडी की है, फील्ड वर्क है। इनकी पुस्तक एन
एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी है। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप। कब आती है? 1957 में ये पुस्तक आती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, किसने कहा? र्यूटर, मैकएवर, डेविस, ग्रीन। यहाँ पर ऑप्शन है समाज संघर्ष की स्थिति से गुजरने के बाद स्थापित किया गया सहयोग है, ये बात किसके द्वारा की गई है? र्यूटर ने क्या कहा था? समाज अमूर्त है। यहां पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैकएवर। ठीक है, मैकएवर होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और यहाँ पर आप ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन ने सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ठीक है, ये किसका कहना है? ये ग्रीन का कहना है। और सहयोग के प्रकार ग्रीन ने कितने बताए थे? 3। ठीक है, सहयोग के प्रकार ग्रीन ने कितने बताए थे? 3 बताए थे। प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, प्राथमिक सहयोग है, द्वितीयक सहयोग है और तृतीयक सहयोग है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तृतीयक सहयोग। तो ये 3 तरह के जो सहयोग है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये किसने बताए हैं? ग्रीन ने बताए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी है सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, काला जादू क्या है? किसे काला जादू कहा जाएगा? काला जादू से, ब्लैक मैजिक से कौन संबंधित है? रचनात्मक जादू, संरक्षक जादू, विनाशक जादू, सामूहिक जादू। क्या होगा यहाँ पर? काला जादू क्या है? किससे संबंधित है ब्लैक मैजिक? विनाशात्मक जादू। ठीक है, विनाशात्मक जादू होगा। आपको नाम याद आ रहा होगा मेलानोव्स्की का। ठीक है, कई बार क्लास में बताया है। मेलानोव्स्की ने जादू के प्रकार कितने बताए थे? 2 बताए थे। एक था सफेद जादू। ठीक है, सफेद जादू, व्हाइट मैजिक। सफेद जादू में ये इसका उद्देश्य क्या होता है? व्हाइट मैजिक का उद्देश्य क्या होता है? सफेद जादू में दूसरों के कल्याण की भावना पाई जाती है। और जो ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू, उसका उद्देश्य क्या होता है? दूसरों को कष्ट पहुंचाना, हानि पहुंचाना। तो ये मेलानोव्स्की ने ये जादू के व्हाइट एंड ब्लैक मैजिक जो है, ये मेलानोव्स्की के द्वारा बताया गया है। अगर हम दुबे की बात करते हैं, ठीक है, एससी दुबे की अगर हम बात करते हैं, तो दुबे ने भी जादू के प्रकार बताए हैं। ठीक है, 3 बताए हैं। एक दुबे ने जादू का जो बताया है, संवर्धक जादू है। ठीक है, संवर्धक जादू है। दूसरा संरक्षक जादू हो जाएगा। संवर्धक जादू, संरक्षक जादू और विनाशात्मक जादू। ठीक है, विनाशात्मक जादू, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जादू के ये जो प्रकार है, ये एससी दुबे द्वारा बताए गए हैं 3। ठीक है, फ्रेजर क्या आप सभी जानते हैं, है ना? कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। फ्रेजर ने 3 बताए हैं, सॉरी 2 बताए हैं। ठीक है, एक इन्होंने अनुकरणात्मक जादू बताया है, अनुकरणात्मक जादू। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा का प्रकार क्या है? सांसर्गिक जादू। ठीक है, ये 2 प्रकार इन्होंने बताए हैं। और फ्रेजर का एक स्टेटमेंट आप देखते होंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है, जादू को विज्ञान की अवैध बहन का है। जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये बात किसके द्वारा की गई है? ये फ्रेजर के द्वारा की गई है। जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये फ्रेजर ने कहा। फ्रेजर ने जादू के 2 प्रकार, अनुकरणात्मक जादू और सांसर्गिक जादू बताए। दुबे ने 3 बताए हैं जादू के प्रकार, संवर्धक जादू, संरक्षक जादू, विनाशात्मक जादू। मेलानोव्स्की ने सफेद और काला जादू की बात की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस विचारक ने यह धारणा प्रतिपादित की कि जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है? जनसंख्यात्मक घनत्व सामाजिक उद्विकास का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्धारक है, ये बात किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है पार्सन्स, दुर्खीम, सिमेल, प्लेटो। यहां पर राइट क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा। अब यहाँ पर दुर्खीम की अगर पुस्तकों की बात की जाती है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कब आती है? 1893 में पुस्तक आती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ
सोशोलॉजिकल मेथड हो जाएगी। ये कब आती है? 1895 में आती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। सुसाइड की बात करें, ये कब आती है? 1897 में, ठीक है, 1897 में सुसाइड आती है। इसके अलावा द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ठीक है, ये कब आती है? 1912 में आती है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नई पुस्तकें भी देखें जो इनकी है, ठीक है, ये एग्जाम्स में बहुत कम ही पूछी गई हैं, ना के बराबर पूछी गई हैं। एजुकेशन एंड सोसाइटी, सॉरी, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, ठीक है, मॉरल एजुकेशन है। ये सब किसकी बताई जा रही हैं आपको? दुर्खिम के द्वारा बताई जा रही हैं, ठीक है, दुर्खिम के द्वारा ये लिखी गई पुस्तकें हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने परिभाषित किया कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? ऑप्शन देखिए, टाइलर, विस्लर, सदरलैंड एंड वुडवर्ड, क्रोबर। इनमें से किसका कहना है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? ऑप्शंस बताएं, कौन सा सही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह, किसका कहना है? सदरलैंड एंड वुडवर्ड का कहना है। किसका कहना है? सदरलैंड एंड वुडवर्ड का कहना है। एंड यहाँ पर अगर आपको कुछ फैक्ट्स बताए जाए कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सकुल, ठीक है, सांस्कृतिक सकुल कहा जाता है। ये याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। और यहाँ पर अगर हम आप विकल्प में देख रहे हैं, विस्लर दिया गया है, क्लार्क विस्लर, तो इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की थी, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ये सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा के जनक है, ठीक है। अच्छा, कितने सांस्कृतिक क्षेत्र इन्होंने बताए थे? तो याद रखेंगे 9 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए थे, ठीक है। 9 सांस्कृतिक क्षेत्र किसने बताए हैं? विस्लर ने। 9 सांस्कृतिक क्षेत्र किसने बताए हैं? विस्लर ने बताए हैं, ठीक है, विस्लर ने बताए हैं। 6 सांस्कृतिक क्षेत्र किसने बताए हैं? 6 सांस्कृतिक क्षेत्र किसने बताए हैं? क्रोबर ने बताए हैं, ठीक है, किसने बताए हैं? क्रोबर ने बताए हैं। इसके अलावा 13 सांस्कृतिक सकुल किसने बताए हैं? 13 सांस्कृतिक क्षेत्र किसने बताए हैं? किम्बॉल यंग हो जाएंगे। इसके अलावा 15 सांस्कृतिक क्षेत्र किसने बताए हैं? 15 सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है, 15 सांस्कृतिक क्षेत्र किसने बताए हैं? हर्शकोविट्स ने बताए, हर्शकोविट्स, ठीक है, हर्शकोविट्स ने बताए हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी है सही। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसका मत है कि संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों के साथ साथ मानसिक तथ्यों की उपज है? बताएं। ऑप्शन देखिए, E.A. हॉबल, डेविड बिडने, रॉबर्ट पार्क, रिजले। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी तो उसमें संस्कृति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए थे, कीवर्ड्स, है ना, परिभाषाएं किसके द्वारा कौन सी दी गई है, तो ये शॉर्ट में करके बताया गया था, उसमें बताया गया था। बता, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर डेविड बिडने होगा, ठीक है, डेविड बिडने होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मुख्य संस्कृति को, ठीक है, मुख्य संस्कृति को अन्य संस्कृति जब चुनौती देती हो तो ऐसी संस्कृति को क्या कहा जाता है? बताएं, क्या कहा जाएगा? उप संस्कृति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? उप संस्कृति की अवधारणा के जनक कौन है? मैक्स वेबर है, ठीक है, उप संस्कृति के जनक कौन है? मैक्स वेबर है। प्रति संस्कृति के जनक कौन है? प्रति संस्कृति के जनक कौन है? मिल्टन सिंगर, ठीक है, मिल्टन सिंगर है। प्रति संस्कृति के जनक मिल्टन सिंगर है। स्वायत्त संस्कृति के जनक रॉबर्ट रेडफील्ड है, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है। स्वायत्त संस्कृति के रॉबर्ट रेडफील्ड है। सांस्कृतिक आघात, ये किसका है?
टॉफलर का है, ठीक है, ये किसका है, टॉफलर का है। और यहाँ पर क्या होगा, प्रति संस्कृति, जिसे काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहते हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट किसका है, मिल्टन सिंगर के द्वारा ये अवधारणा दी गई है, ठीक है, मिल्टन सिंगर के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर के स्टडीज के दौरान किया है। ऑगबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉर्क विस्लर। सांस्कृतिक क्षेत्र का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा भी दी है, ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक क्षेत्र कितने बताए थे इन्होंने, विस्लर ने 9 बताए थे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य बर्बर सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया। आप सभी जानते हैं, बेसिक सा ये सवाल है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, पूछा गया, चाहे वो आपका नेट का हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सभी में ये लगभग पूछा जा चुका है प्रश्न। यहाँ पर क्या होगा, मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन होगा। और मॉर्गन ने परिवार की, ठीक है, परिवार के उद्विकास की अवस्था कितनी बताई थी, 5 बताई थी। कितनी बताई थी, 5 बताई थी। और ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, इसे आप याद रखेंगे, सही क्रम में लगाने को ये पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है, समरक्त परिवार है, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, समरक्त परिवार हो जाएगा। दूसरे नंबर पर समूह परिवार आएगा, दूसरे नंबर पर समूह परिवार आएगा, समूह परिवार। तीसरे नंबर पर युगल परिवार आएगा, ठीक है, युगल परिवार हो जाएगा तीसरे नंबर पर। इसके अलावा चौथे नंबर पर क्या आएगा, पित्त सत्तात्मक परिवार आएगा। चौथे नंबर पर क्या आएगा, पित्त सत्तात्मक परिवार, ठीक है, पित्त सत्तात्मक परिवार हो जाएगा। एंड लास्ट क्या है, एक विवाहीय परिवार, एक विवाहीय परिवार। तो ये जो 5 प्रकार हैं उद्विकास के, जो क्रम अवस्थाएं बताई गई हैं, समरक्त परिवार, समूह परिवार, युगल परिवार, पित्त सत्तात्मक परिवार और एक विवाहीय परिवार, ये मॉर्गन के द्वारा बताई गई है। यहाँ पर विकल्प बी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी है, इनमें से किसके द्वारा, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशोलॉजी बुक लिखी गई है, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर, इन्होंने आभासी समूह, ठीक है, आभासी समूह की अवधारणा दी थी, जिन्सबर्ग एंड बोटोमोर ने। क्या होगा यहाँ पर, ये पुस्तक किसकी है, गिलेन एंड गिलेन की है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है और जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है, ऑप्शन देखिए, भावपरक संस्कृति, उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति या फिर यथार्थ संस्कृति। बताएं, इससे संबंधित अभी इसी क्लास में एक प्रश्न आपने देखा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिसंस्कृति, ठीक है। प्रतिसंस्कृति किसकी अवधारणा थी, मिल्टन सिंगर की थी, बताया था ना। उपसंस्कृति मैक्स वेबर की, उपसंस्कृति का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, मैक्स वेबर ने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट अप्रकट तत्व क्लुखॉन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। यहाँ पर क्या होगा, सही बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से आप देखें। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शुरुआत के 3 सही हैं, ऑप्शन जो फोर्थ है वो गलत है। सांस्कृतिक प्रतिमान का कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट का है, किसका है, रूथ बेनेडिक्ट का है, ठीक है, किसका है, रूथ बेनेडिक्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कल्चरल पैटर्न का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन देखिए, हर्शकोविट्स है, क्रोबर है, एस.सी. दुबे है, लिंटन है। यहाँ पर संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है, संस्कृति को किसने ये कहा है, अधिसावयवी, अधिवैतिक। लिंटन क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में, संस्कृति क्या है, जीवन विधि है, ठीक है, संस्कृति क्या है, जीवन विधि है। हर्शकोविट्स क्या कहते हैं, पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है,
संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये हर्शकोविट्ज के द्वारा बोला गया है। और यहाँ पर क्या होगा? क्रोबर होगा। ठीक है, क्रोबर होगा। और यहाँ पर आपको क्रोबर की बुक्स बताई जा रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में इनकी बुक्स पूछी जाती है। ठीक है, एक हो जाएगी द सुपर ऑर्गेनिक। ठीक है, द सुपर ऑर्गेनिक ये पुस्तक हो जाएगी। इसके अलावा एरिया एंड क्लाइमेक्स है, एरिया एंड क्लाइमेक्स। ठीक है, एरिया एंड क्लाइमेक्स हो जाएगी। फिर एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगी। द नेचर ऑफ कल्चर, द नेचर ऑफ कल्चर हो जाएगी। ठीक है, द नेचर ऑफ कल्चर है। स्टाइल एंड सिविलाइजेशन है, इसे आप याद रखेंगे। द नेचर ऑफ कल्चर है, स्टाइल एंड सिविलाइजेशन है। द सुपर ऑर्गेनिक है, एरिया एंड क्लाइमेक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है, द नेचर ऑफ कल्चर है, स्टाइल एंड सिविलाइजेशन है। ये सारी जो बुक्स हो जाएंगी ये आपकी क्रोबर की हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना? इनमें से किसने इनमें से कौन है जिन्होंने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना है? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? और सभ्यता का जो प्रयोग है सभ्यता शब्द का, वह अशिक्षित लोगों के लिए किया है। ठीक है, सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना और साथ में ही सभ्यता को अशिक्षित लोगों के लिए प्रयोग किया है। और नॉल टॉयनबी, मैकएवर, गोल्डन वीजर यहां पर दिए गए हैं। टॉयनबी का चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत है, टॉयनबी का चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है। 21 सभ्यता का इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है, 21 सभ्यता का इन्होंने टॉयनबी ने अध्ययन किया है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक है। यहाँ पर गोल्डन विजर होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 4 है। विकल्प ए पहला है यहाँ पर, ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विकल्प दूसरा क्या कह रहा है? अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना, भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। विकल्प तीसरा है, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। विकल्प चौथा है, सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने 1925 में किया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? पहला और क्या होगा? तीसरा, भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, ये सांस्कृतिक विलंबना कहलाती है। बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, सोशल चेंज कब आती है? 1922 में पुस्तक इनकी आती है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पर संस्कृति ग्रहण से संबंधित यहाँ पर विशेषताएं दी गई हैं और बताना है सही क्या है। देखिए पहला है, पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। विकल्प दूसरा है, पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। तीसरा है, पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। चौथा है, पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। बताएं क्या होगा? बताएं। यहाँ पर राइट क्या होगा? पहले को छोड़कर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। पर संस्कृति ग्रहण के ये जो स्वरूप आपको बताए जा रहे हैं ये हर्शकोविट्ज के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, हर्शकोविट्ज के द्वारा ये बताए गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। पहले की अगर हम बात करते हैं तो विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण है। ठीक है, विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, इसके अलावा एक होगा प्रति पर संस्कृति ग्रहण, प्रति पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, और परा
पर संस्कृति ग्रहण होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये स्वरूप बताया गया है पर संस्कृति ग्रहण के। ठीक है, किसके द्वारा बताए गए हैं, हर्शकोविट्स के द्वारा बताया गया है। विरोधात्मक, प्रति पर संस्कृतिकरण और परा पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, तथ्य संकलन की कौन सी प्रणाली कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है? ऑप्शन है अवलोकन, साक्षात्कार, एकल विषय अध्ययन पद्धति, विषय वस्तु, अंतर्वस्तु अध्ययन। कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। कौन सी पद्धति की बात यहाँ पर हो रही है? अवलोकन की, ऑब्जर्वेशन की। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अवलोकन शास्त्रीय पद्धति कहलाती है। ठीक है, शास्त्रीय पद्धति कहलाती है, इसे आप याद रखेंगे। गुड एंड हॉट की एक परिभाषा है जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ठीक है, विज्ञान अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और सत्यापन के लिए अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है। अवलोकन पर ही लौट कर आना होता है या आना पड़ता है, इस तरह से स्टेटमेंट इनका आता है। ये किसका है? गुड एंड हॉट का बताया गया है। विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और सत्यापन के लिए से अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है। ठीक है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। और सहभागी अवलोकन की बात की जाए तो सहभागी अवलोकन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? लिंडमैन के द्वारा किया गया है। लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन किस पुस्तक से संबंधित है, किसमें बात की है? सोशल डिस्कवरी। ठीक है, सोशल डिस्कवरी है। ठीक है, सोशल डिस्कवरी हो जाएगा। ठीक है, सोशल डिस्कवरी हो जाएगा। और ये कब आती है? एक सेकेंड, सोशल डिस्कवरी, और ये आती कब है? 1924 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन प्रतिभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शंस है मैलिनोवस्की, डब्ल्यू.एफ. वाइट, पी.वी. यंग, स्पेंसर। सड़क के कोनों का अध्ययन के लिए सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किसने किया? अमेरिकी समाज के सड़क के किनारे पर इस तरह से आता है, गली के नुक्कड़ पर इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाता है, विलियम वाइट, ऑप्शन बी। और मेलानोवस्की ने भी सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया था, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर बताएं। देखिए प्रश्न है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा उसे समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, ऐसी पद्धति क्या कहलाती है? ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासीय पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या फिर सर्वेक्षण पद्धति? क्या होगा? किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? केस स्टडी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। ठीक है, और बर्गेस का आपको नाम याद आ रहा होगा, बर्गेस ने क्या कहा था इसे? सूक्ष्मदर्शी पद्धति, सूक्ष्मदर्शी पद्धति कहा था बर्गेस ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रयोगात्मक शोध में समानता दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरे को ऑप्शन देखिए मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह, उप समूह यहाँ पर दिया गया है। प्रयोगात्मक शोध में समानता दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, दूसरे को क्या कहेंगे हम? नियंत्रित समूह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त संयुक्त और त्रिसंयुक्त के रूप में किया? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। इसके अलावा इन्होंने समाज के दो प्रकार और भी बताए हैं, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा क्या हो जाएगा? औद्योगिक समाज। दूसरा क्या होगा? औद्योगिक समाज।
ठीक है, ये स्पेंसर का है। अगर हम यहाँ पर दुर्खीम की बात करें, ठीक है, दुर्खीम ने भी समाज के प्रकार बताए हैं और ये एग्जाम्स में इनका भी पूछा जाता है। एक इन्होंने सरल समाज बताया, ठीक है, सरल समाज बताया है। दूसरा इन्होंने बहुखंडीय सरल समाज बताया, बहुखंडीय सरल समाज है दूसरा इनका। तीसरा हो जाएगा साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज। और फिर चौथा हो जाएगा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ठीक है, ये जो चार बताए गए हैं, सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज, ये किसने बताए हैं? दुर्खीम ने बताए हैं। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यह एक अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है, ऑप्शन से जनजाति, बंध, जाति, संपदा। अंतर्विवाही समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम? कास्ट कहेंगे, जाति कहेंगे। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। जाति उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जाति उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम व्यावसायिक सिद्धांत की बात करें, ठीक है, व्यावसायिक सिद्धांत की बात करें तो व्यावसायिक सिद्धांत का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? नेसफील्ड के द्वारा दिया गया। व्यावसायिक सिद्धांत किसका है? नेसफील्ड का है। और इसके अलावा अगर हम जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है वो किसने दिया है? रिजले ने दिया है। ठीक है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत रिजले ने दिया है। धार्मिक सिद्धांत जाति उत्पत्ति का पूछा जाए, ठीक है, धार्मिक सिद्धांत जाति उत्पत्ति से संबंधित पूछा जाए तो ये होकार्ट एंड सेनार्ट ने दिया है। ठीक है, होकार्ट व सेनार्ट द्वारा दिया गया है। ठीक है, होकार्ट व सेनार्ट ने धार्मिक सिद्धांत दिया है। इसके अलावा जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत अगर पूछा जाए, ठीक है, जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत, तो ये किसका है? इबेटसन के द्वारा दिया गया। ठीक है, इबेटसन के द्वारा जाति उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत दिया गया। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।